स्टूडेंट्स, तो इमरजेंसी वाला टॉपिक जो था हम वो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया था। तो बेटा मेन बात, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम बीच में जो आ रही है वो ये आ रही है कि इतना डिटेल में जा रही है, इतना तो बेसिक चीज़ें जो भी हैं वो कवर अप नहीं हो पाएंगी ऐसा ऐसा। तो बेटा देखो हर चीज़ को, ये हमारा करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, तो करंट अफेयर वाले पोर्शन के अंदर सबसे पहले ध्यान ये रखना होता है, देखो यूट्यूब भरा पड़ा है, आप जितना मर्जी पढ़ लो, कहीं पे कमी नहीं है। बात ये होती है कि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जिसका कोई बेस अगर हम पढ़ रहे हैं तो एग्जाम रेलेवेंट ही पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं कि अगर आज की डेट में मैं बात करूं तो मैं ये बोलूंगी कि भाई ये हमारा एक टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है XYZ। अब अगर मैं आपको इस टॉपिक के अंदर XYZ पढ़ा रही हूं तो इट मीन्स इस XYZ का कहीं ना कहीं ABC भी तो होगा ना। हाँ, अब अगर आपको XYZ से ABC तक जाना है तो इट मीन्स उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है हमें वो पढ़ना पड़ेगा। और अगर टॉपिक ऐसा है कि वो टॉपिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है या फिर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है या फिर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है तो उसकी डेप्थ में हमें जाना पड़ेगा, उसका ABC हमें जानना जरूरी है। और मुझे यहाँ तक लगता है कि अगर मैं आपको सिर्फ क्रैम करवाती जाऊंगी कि ये चीज ऐसी है, इसको रट लो, इसको रट लो, इसको रट लो, तो शायद से वैसे ही दिमाग आपका हैवी हो जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि करंट अफेयर्स का मतलब इतना वास्ट सब्जेक्ट है, आप इसकी कोई लिमिट रख ही नहीं सकते। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर जैसे इससे लास्ट वाला लेक्चर आपको इमरजेंसी कल मिला होगा, उसमें मैंने सिर्फ 2-4 बातें आपको जो रिटर्न में थी वो बताई, बाकी सारा मैंने उसका हिस्टोरिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने एक्सप्लेन करा। रीजन बीइंग एग्जाम के अंदर वहां से क्वेश्चन पुट होते हैं और जब तक आपको एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चंस हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपने ऐड ऑन करके उसको नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं 110% श्योर है कि वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो भी टॉपिक अगर टीचर बेटा करवा रहा है तो इट मीन्स उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, वो तभी करवाया जा रहा है। टॉपिक समझ गए तो उसकी कुछ ना कुछ वर्थ है। वर्थलेस चीजें हमें पता है कि आपका टाइम कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए और हमारा टाइम हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो इसलिए जब 10 बातें सुनने को मिलती है ना, जब आप अपने ट्रैक पे चले होते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि जो आसपास की 10 बातें हैं ना वो आपके कानों में पड़ती हैं, क्यों प्रिपरेशन कर रहा है भाई, एग्जाम नहीं क्लियर होता, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। 10 नेगेटिव चीजें आपको सुनने को मिलेंगी और अगर आपने 10 नेगेटिव चीजों को इग्नोर कर दिया तो 110% आप अपने ट्रैक को अटेन करेंगे। समझ गए? चलो, तो ज्यादा बातें ना करते हुए अब हम टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक बेटा हमारा ऑलरेडी चल ही रहा था, न्यूज आर्टिकल के अंदर इमरजेंसी प्रोविजंस। अब इमरजेंसी प्रोविजंस आज हमने जो चीजें देखनी है, सबसे पहले देखेंगे हम इमरजेंसी प्रोविजंस क्या क्या है हमारे पास, टाइप्स ऑफ इमरजेंसी क्या है, इम्पैक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स। जो इमरजेंसी जब भी उस इमरजेंसी को प्रोक्लेम करा जाएगा तो इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के बाद उसका क्या क्या इंपैक्ट आ रहा है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, हम ये देखेंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन कौन सी हुई इसको लेकर, जो इमरजेंसी वाला टॉपिक है उसको लेकर। रीजन बीइंग एग्जाम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर इमरजेंसी का टॉपिक यहाँ पे आ गया तो इट मीन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में से कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार, उसके बाद एक्सियम 4 मिशन, एक्सियम 4 मिशन के बाद EDC। अब ये चीजें हमने देखनी है, न्यूज के अंदर जो चीजें हैं हमने वो करनी है डिस्कस। तो सबसे पहले इमरजेंसी प्रोविजंस के ऊपर, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया भी था इमरजेंसी के ऊपर जो बातें, तो फटाफट से एक बार जल्दी से कवर अप कर लेते हैं। तो सबसे पहले इमरजेंसी की जो हमने बात करी थी, हमने बोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 18 डील्स विद प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी। अब ड्यूरिंग इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंड। फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी सस्पेंड हो सकते हैं, बट वो किस तरह की इमरजेंसी है वो आपको देखनी पड़ेगी। वो एक्सटर्नल इमरजेंसी है तब आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होंगे, या आपकी इंटरनल इमरजेंसी है तब आपके फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड होंगे, वो हमें देखना पड़ेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया सबसे पहले कि इमरजेंसी का पार्ट कौन सा है। आंसर पार्ट 18 अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 18 डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी। द सेकंड वन इज
articles which deals with emergency, that is from article 352 to 360. आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो डील करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस के साथ। बात करूं मैं टाइप्स ऑफ इमरजेंसी की, तो टाइप्स पे हम चलें तो यहाँ पे आपको हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस भी करा था, 3 टाइप की इमरजेंसी हमें मिलेगी। सबसे पहला है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। सेकेंड वन इज स्टेट इमरजेंसी। State emergency is also known as president rule. State emergency and president rule both are the same, but the conditions are different. Under article, it can be imposed under article 356 as well under article 365. The condition differs in state emergency as well, president rule, but both are the same, but the article is not same, the article is totally different. Third one is financial emergency, which comes under article 360. The most important emergency out of these 3 is only national emergency, the most important emergency. Then अच्छा, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? इमरजेंसी अंडर पार्ट 18 फॉल करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 18। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, आर्टिकल जो है वो इमरजेंसी से डील करते हैं, दैट इज फ्रॉम 352 टू 360। आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो डील करेंगे किसके साथ? इमरजेंसी प्रोविजंस के साथ। कितने तरह की इमरजेंसी बताई? 3 टाइप की इमरजेंसी बताई। फर्स्ट नेशनल, सेकेंड जो इमरजेंसी बात करी हमने वो स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल। थर्ड जो हमारी इमरजेंसी है उसका नाम फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीनों के आर्टिकल्स आपने दिमाग में रखने हैं। सबसे पहले हमने बात करी नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आपका कौन सा आर्टिकल है? 352। स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल, एक आर्टिकल है 356, एक आर्टिकल है 365। बट मैंने क्या बोला? कंडीशंस जो हैं ये डिफरेंट हैं। अंडर डिफरेंट कंडीशंस हम डिसाइड करेंगे कि अगर अंडर आर्टिकल 356 लगी है तो इट मीन स्टेट के अंदर क्या कंडीशन है, अगर आर्टिकल 365 के अंदर लगी है प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी तो स्टेट में क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, वो कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। लास्ट जो हमने करा वो है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल हमने इसका क्या पढ़ लिया बेटा? 360। यहां तक क्लियर। अब अगली बात हमने करी थी ग्राउंड्स की। अब ग्राउंड्स मैंने जो आपको बताए थे किसके लिए? नेशनल इमरजेंसी के लिए। तो ग्राउंड हमारे थे वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। ठीक, ये हमारे पास ग्राउंड्स थे और करके हैं। तीनों में से अगर मतलब वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म रिबेलियन, तीनों के मीनिंग मैंने एक्सप्लेन करे थे आपको। अगर उनके अंदर से उन तीनों फैक्टर्स में से कोई एक भी फैक्टर या एक भी ग्राउंड अगर फुलफिल हो जाता है तो चांसेस हैं नेशनल इमरजेंसी के इंपोज होने के। क्लियर? अब नेक्स्ट बात आई 1962, 1965। ये हमारे पास वो टाइम पीरियड है जब नेशनल इमरजेंसी लगा। 1962, 1965 और लास्ट था हमारा 1971। तो 1962 के अंदर इसे हम बोलते हैं इंडिया चाइनीज वॉर, इंडो चाइनीज वॉर भी बोल सकते हैं। 1965 इंडो पाक वॉर। और जो लास्ट था 1971, तो देखा जाए इसकी कंडीशन अलग है। 1962 और 1965 के अंदर जो ग्राउंड डिसाइड करा गया था कि इमरजेंसी लगेगी, वो ग्राउंड क्या था बेटा? एक्सटर्नल एग्रेशन। कौन सा ग्राउंड था? एक्सटर्नल एग्रेशन। मतलब जो हमारी बाउंड्री लाइंस हैं उनके ऊपर एग्रेशन हमें देखने को मिला, ये मतलब है इसका। ठीक है, बाउंड्री लाइंस पे हमें क्या देखने को मिला? एग्रेशन देखने को मिला। तो इट मींस
जो ये दो हैं इनकी आपने कंडीशन याद रखनी है, एक्सटर्नल एग्रेशन। अच्छा, अब अगर हम बात करें जो इमरजेंसी है, इस इमरजेंसी को दो पार्ट में करा गया डिवाइड। कौन सी इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी। दो पार्ट कौन कौन से? फर्स्ट पार्ट एक्सटर्नल इमरजेंसी और जो सेकंड पार्ट है वो रहेगा हमारा इंटरनल इमरजेंसी। जो बेटा एक्सटर्नल है, नाम से क्लियर हो रहा है, एक्सटर्नल मतलब एक्टो, एक्टो मतलब आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। अब यहां पे बॉडी की तो बात ही नहीं हो रही, यहां पे बॉर्डर की बात हो रही है, बॉर्डर की बात हो रही है। तो इट मींस जो हमें एक्सटर्नल एग्रेशन देखने को मिल रहा है, मतलब हमारे बॉर्डर एरिया पे जो हमें एग्रेशन देखने को मिलेगा वो एक्सटर्नल इमरजेंसी, मतलब जब किसी फॉरेन कंट्री के थ्रू इंडिया के बॉर्डर के ऊपर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए, कोई एग्रेशन अराइज हो जाए, उसे हम एक्सटर्नल इमरजेंसी का नाम देंगे। बात अगर हम करें इंटरनल इमरजेंसी, तो इंटरनल इमरजेंसी का मतलब है इंटरनल डिस्टरबेंस। हमारे भारत के ही अंदरूनी एरिया के अंदर, भारत के अंदर ही हमारी ही प्रॉब्लम की वजह से, भारत का जो इंटीरियर है, अंदर वाला पार्ट, बॉर्डर के अंदर उसमें कोई डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस के ऊपर अगर कोई इमरजेंसी लग रही है तो वो होएगी कौन सी इमरजेंसी? इंटरनल इमरजेंसी। तो ये दोनों पार्ट मैंने आपको किसके बताए? नेशनल इमरजेंसी के। तो नेशनल इमरजेंसी में एक पार्ट हो गया एक्सटर्नल, एक पार्ट हो गया इंटरनल। अब ध्यान रखना है दोनों बातों का। जो एक्सटर्नल इमरजेंसी है, यहां पे आपके फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 जो है ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली सस्पेंड। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 19 जो है ये आपका क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। आर्टिकल 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। किस कंडीशन के बेस के ऊपर? अगर क्या लगी है भारत के अंदर एक्सटर्नल इमरजेंसी, किस आर्टिकल के अंडर? अंडर आर्टिकल 352। अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी इंपोज होती है इंडिया के अंदर तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इंटरनल इमरजेंसी की, भारत के ही अंदर जो 1971 की हम वॉर की बात कर रहे हैं बेटा, वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस के ऊपर, इंदिरा गांधी के टाइम पे वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस के ऊपर इंपोज करा गया था। तो इंटरनल इमरजेंसी मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस के ऊपर अगर इमरजेंसी इंपोज होती है अंडर आर्टिकल 352, तो जो आर्टिकल 19 है किसका? फंडामेंटल राइट्स का, इसके सस्पेंड होने का कोई भी चांस नहीं है। तो ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होगा। अब बात आई कि आर्टिकल 19 है क्या? आप सबको पता ही होगा आर्टिकल 19 क्या है। इन शॉर्ट में खत्म कर रही हूं आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 के अंदर क्वेश्चन आपको क्या पुट होता है कि अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, जो पार्ट 3 है, सबसे पहली बात फंडामेंटल राइट्स जो हैं अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉल्स अंडर पार्ट 3 which is also known as Magna Carta of Indian Constitution। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा ये किसको बोला गया है? पार्ट 3 को बोला गया है। एंड द पार्ट 3 comes under article 12 to 35। Article 12 of Indian Constitution deals with the definition of state with respect to fundamental rights। means जो आर्टिकल 12 है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, हम कहां पढ़ रहे हैं? पार्ट 3 के अंदर जो आर्टिकल 12 है वो डिफाइन करता है कि स्टेट का मीनिंग क्या है, किसके पर्सपेक्टिव में? फंडामेंटल राइट के पर्सपेक्टिव में स्टेट का मतलब क्या होता है। स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु बिल्कुल नहीं है। यहां पे स्टेट का मतलब अलग है अंडर आर्टिकल 12। तो स्टेट का डेफिनेशन दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स के अंदर स्टेट का क्या पर्सपेक्टिव है वो आर्टिकल 12 डेफिनेशन दे रहा है। आर्टिकल 13 के अंदर है इनकंसिस्टेंट लॉ।
इनकंसिस्टेंट लॉ का मीनिंग क्या हुआ? ऐसे लॉ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए और भारत जब आजाद हो गया उसके बाद भारत का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, बट जो ब्रिटिशर्स के बनाए हुए लॉ हैं उनमें से कुछ लॉ ऐसे हैं जो आज भी चल रहे हैं। बाय चांस अगर कोई ऐसा लॉ है ब्रिटिश हुकूमत द्वारा बनाया गया, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगर कोई ऐसा लॉ बनाया हुआ है जो आज भी प्रिवेल कर रहा है, अगर वो लॉ हमारे आज के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो हम उस पुराने लॉ को क्या समझेंगे? आज के लॉ के कंटेक्स्ट में इनकंसिस्टेंट समझेंगे, मतलब उसकी कोई वैलिडिटी नहीं समझी जाएगी। ये मतलब हुआ इनकंसिस्टेंट लॉ का। तो आर्टिकल 12 अंडर पार्ट 3 डेफिनेशन ऑफ स्टेट दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 इनकंसिस्टेंट लॉ की बात कर रहा है बस। उसके बाद आर्टिकल 14 से लेके 32 तक डील कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ। 32 के बाद आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, आर्टिकल 35 ये बात करता है कि जैसे आर्टिकल 33 है उस सीबीआई जितने भी एनालॉगस ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, अपना रॉ हो गया, पुलिस हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, ये जितनी भी फोर्सेस हैं इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एब्रोगेट करा गया है। वो आर्टिकल 33 उसमें बात करेगा। आर्टिकल 33, 34, 35 ऐसी ही बातें कर रहे हैं। तो मेन जो फंडामेंटल राइट्स के साथ डील कर रहे हैं आर्टिकल वो 14 से लेके 32 तक हैं। अब जो आर्टिकल 12 और 13 है वो फंडामेंटल राइट्स उसके अंदर मेंशन नहीं है, बट फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो जो बातें आएंगी उनकी बातें वो 12 और 13 आर्टिकल के अंदर करी गई हैं। आई थिंक समझ आ गया। अब आ जाओ इन 14 से लेके 32 के बीच में हमने बात करी है किसकी? आर्टिकल 19 की। कैसे लर्न करेंगे? देखो आप मान लो कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो मैंने आपको बोला, आप में से कोई भी स्टूडेंट है XYZ Z नाम का कोई स्टूडेंट है, तो मैंने उसको बोला कि बेटा मेरे को बड़ी भूख लगी हुई है, कुछ प्लीज़ मेरे लिए खाने के लिए ले आना। तो मैंने उसको ना 20 रुपीज़ दिए। अब वो बेचारा गया, वो मेरे लिए लेके आया बिस्किट, ठीक है, खाने के लिए कि चलो मैम कुछ तो खाओ, एटलीस्ट एनर्जी बॉडी में जाना ज़रूरी है। तो बिस्किट लेके आया और पूरी क्लास के सामने ना उसने आके बोल दिया, बोले मैम बिस्किट ना 22 रुपीज़ के आए हैं। अब मेरे को इतना इंसल्ट फील हुआ पूरी क्लास के सामने, यार हद हो गई है, मतलब 2 रुपीज़ तो थे एक्स्ट्रा। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कितने का आया? तो बोला मैम 22 का आया। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैंने पैक लिया जो बिस्किट वाला था, मैंने उसको ना उसकी बैक साइड देखी, उसके ऊपर लिखा हुआ था MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस 20 रुपीज़, ठीक है। तो मैंने उसको बोला सी MRP कितना लिखा हुआ है, मैंने उसको क्या बोला? सी MRP। अब मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैंने जोड़ जोड़ के इंग्लिश उसको बोल दी। मैंने क्या बोला, मान लो मेरी इंग्लिश पंजाबियों जैसी है, तो मैंने क्या बोला, वही जोड़ जोड़ के बोल दिया। जैसे हम लोगों ने कनाडा बसा दिया पंजाबियों ने, तो कहना का मतलब है कनाडा अगर बसा दिया तो ये थोड़ी ना इंग्लिश आती है, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हमें आते हैं, हमने उसी के बेस के ऊपर बसा दिया कनाडा। तो मैंने बोला सी मतलब देखो, यू मतलब तुम, किसका क्या लिखा हुआ है? MRP। अब सी के स्पेलिंग क्या होते हैं पता है आपको? SEE। बट आप यूं सोच लो कि आपकी टीचर इलिटरेट है टोटली, मतलब अनपढ़ हूं मैं। तो आप यूं सोच लो कि मैम ने बताया था सी के स्पेलिंग SEE होते हैं, बट आपको मैम आपकी क्या बता रही है? सी के स्पेलिंग ये हैं, सी के स्पेलिंग। मीनिंग इसका मैं वही बता रही हूं कि देखो, समझ गए, लेकिन स्पेलिंग आपको गलत बता रही हूं। तो SEA सी, आगे यू का मतलब क्या है? YOU, बट मैंने लिख दिया सीधा यू। आगे मैंने क्या बोला, क्या देखो इसका? MRP। गेम ओवर। अब जरा ध्यान से देखें तो हमने जो बातें बोली आर्टिकल 19 के अंदर 1 2 3 1 2 3, ये है 1, ये है 2, ये है 3 4 5 6। तो कितने ग्राउंड्स हैं आर्टिकल 19 के अंदर? आंसर 6 टाइप की क्या मिल रखी है हमें? फ्रीडम मिल रखी है। कितनी फ्रीडम मिल रखी है? 6 टाइप की फ्रीडम मिल रखी है। तो जब भी इमरजेंसी लगेगा अंडर आर्टिकल 352, कौन से वाला? एक्सटर्नल इमरजेंसी, जो सिर्फ तब लग सकता है अगर वॉर जैसी कंडीशन हो या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन वाली कंडीशन हो, आर्म रिबेलियन या इंटरनल डिस्टर्बेंस का अगर ग्राउंड है तो उसके बेस के ऊपर आपका आर्टिकल 19 कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। डन। अब
कौन कौन से हैं? सारे हमारे बैक टू बैक लग गए हैं, सीक्वेंस में ही एग्जामिनर आपको पूछता है। तो फर्स्ट आ गया स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, भारत माता की जय, क्या मैंने स्पीच बोला है ना? यस। एक्सप्रेशन, क्या ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन है? आंसर यस। अब आप बोलो कि एक रास्ते पे चलती चलती लड़की है, उस लड़की को आपने जाते जाते उसको देखते देखते आपने बोला, क्या कर दिया? आपने टीज करना शुरू कर दिया उसको, समझ गए? ज्यादा नहीं तो आपने बोला, आपने करा उसको देख के, समझ गए? आपने ये करा, क्या है? ईव टीजिंग है। अब आप बोलो कि आपने साथ में उसको देख के विस्लिंग भी करी, तो जैसे ही आपने करा, समझ गए? तो ये क्या हुआ? वॉयलेशन हो चुका है। आप बोलो कि नहीं प्रभात मैम ने तो ये बताया था कि बोलने का भी हक है, या फिर आपने बोल दिया उसको, ठीक है, क्या आपने एक्सप्रेशन भी दिए हैं ऐसे करके, अच्छा एक्सप्रेशन है वैसे ये, बट आप विस्लिंग कर रहे हैं साथ में, ये टीज करना है भाई, ईव टीजिंग के अंदर आ जाएगा। आप बोलो कि चलो ऐसे नहीं बोलेंगे, जो भी आपको बंदी या बंदा जो भी आपको पसंद है, आपने उसको बंदी को क्या बोला? वो आज सूट पहन के आ गई, तो आपने क्या बोला उसको? वाह वाह वाह, क्या बात, आ तो मेरा ही पटाखा लग रहे हो आप, समझ गए? बंदी खा गई, खार खा गई आपसे, तो वो कह लिया रुक भाई, अब तू देख मैं तेरा क्या बनाती हूं। अब स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का हक है, एक्सप्रेशन देने का हक है, बट ऐसी स्पीच और ऐसा एक्सप्रेशन जिससे किसी की डिग्निटी के ऊपर कोई इंपैक्ट ना आए। समझ आ गई बात? अब मैंने बोला भारत माता की जय, क्या किसी की डिग्निटी पे कोई इंपैक्ट आ रहा है? नो। मैंने स्पीच ये बोला ही है ना मैंने, तो ये स्पीच में आ गया। ये क्या है? एक्सप्रेशन है, तो क्या हो गया? स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये हमारा हो गया आर्टिकल 19 के अंदर फर्स्ट राउंड। नेक्स्ट आ गया ए से आ गया राइट टू असेंबल। क्या आपको कहीं पे भी इकट्ठा होने का हक है? आंसर यस। अभी अभी जगन्नाथ रथ यात्रा होके हटी, पता आपको, पूरे भारत के अंदर बहुत फेमस है। हम इधर हमारे चंडीगढ़ में भी हुआ जगन्नाथ रथ यात्रा। अब आप देखें कितने लोग असेंबल हो रखे थे, क्या उनको रोका गया? नो। बट जब वो असेंबल हो रखे थे, उनके साथ साथ पुलिस ऑफिसर जो थे उनको भी वहां पे बोला गया था कि भाई आपकी ड्यूटी है। और बहुत पुलिस फोर्स थी जगन्नाथ रथ यात्रा के अंदर। आप उड़ीसा की बात कर लें तो भी, आप चंडीगढ़ की बात कर लें तो भी, या भारत के जिस भी कोने में जगन्नाथ रथ यात्रा सेलिब्रेट करा गया है, या फिर गुरुजी का प्रकाश उत्सव निकल रहा है, या फिर कोई भी फेस्टिवल किसी भी तरह का उसको ऑर्गेनाइज करा गया है, वहां पे कोई पार्टी दी गई है, तो वहां पे पुलिस आपको मिलेगी। पुलिस क्यों मिलती है? पुलिस इसलिए मिलती है बेटा कि देखो, अंडर आर्टिकल 19 के जो हमें सेकेंड फ्रीडम मिली हुई है, वो हमें इकट्ठा होने की फ्रीडम मिली हुई है। बट किस टाइम पर ये असेंबली अनलॉफुल असेंबली में कन्वर्ट हो जाए हमें नहीं पता होता। अब देखो, अगर मैं पंजाबी शादियों की बात करूं, हम लोग डीजे फ्लोर पे चढ़ गए, सारे चढ़ गए, आप भी और मैं भी, सब लग रहे हैं नाचने खूब, है ना? चलो जी, पंजाबी गाना भी चल पड़ा। अब पंजाबी गाने भी चल पड़े तो पंजाबी गाने चल रहे हैं और हम नाच रहे हैं, ठीक है? तो अब जो भी है गाना चल पड़ा, है ना, कि ये गुच्ची अरमानी पीछे रोड़ देती जवानी, नाच रहे हैं जी सारे। और नाच रहे हैं तो हुआ क्या? हल्की सी टांग लग गई दूसरे वाले बंदे को, बस वहीं पड़ गया कलेश, पूरे का पूरा डिस्प्यूट। इतना जबरदस्त, तूने टांग मारी तो मारी कैसे? क्योंकि लोगों ने पैग लगाए होते हैं, पता है नहीं, बस हवा में आ जाते हैं। तो क्या हुआ? एकदम से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना। ये तो भाई शादी थी आपके घर की, जो आपका ये जगन्नाथ रथ यात्रा है वो आपकी शादी थोड़ी ना है। उस पे तो अलग अलग कम्युनिटी के लोग ना जाने कहां कहां से आए हुए हैं। तो पुलिस साथ में क्यों होती है कि अगर ये लॉफुल असेंबल हुए लोग अगर किसी रीजन की वजह से अनलॉफुल असेंबली में कन्वर्ट ना हो जाए, उस टाइम पे पुलिस उसको कंट्रोल करेगा। क्योंकि पुलिस का काम क्या होता है? हमेशा याद रखना है, पुलिस का काम क्या है? मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर। इसको मेंटेन करना काम है किसका? पुलिस का। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो आपका नाम चेंज हो चुका है, सीआरपीसी के अंडर सेक्शन 144 लगाकर लाठी चार्ज जो है उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। पिक्चर क्लियर? तो ये कौन सा? राइट टू असेंबल। थर्ड आ गया राइट टू मेक यूनियन। आपको यूनियन बनाने का हक है, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने का हक है। फोर्थ आ गया राइट टू मूव विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप
फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकते हो। एक्सेप्शनल है कि वो ऐसा एरिया नहीं होना चाहिए जिससे कि पब्लिक थ्रेट का डर हो। पब्लिक थ्रेट मतलब अगर आप बोलो कि आप कैंट एरिया में जा रहे हो, कैंटोनमेंट एरिया के अंदर जा रहे हो, तो आपको पता ही है आर्मी कैंट, मिलिट्री कैंट एरिया, तो ये कैसा होता है, एक तरह का थोड़ा मतलब ऐसा जोन होता है जो थोड़ा सेंसिटिव जोन है, तो वहां पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी, समझ गए। अदरवाइज विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया आप फ्रीली मूव कर सकते हो। तो राइट टू मूव आपका क्या है, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। नेक्स्ट आ गया आर, राइट टू रिसाइड विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी कोने में, आप साउथ के रहने वाले हैं, चंडीगढ़ पढ़ने आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, अमृतसर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, केरला में पढ़ना चाहते हैं, रहने वाले हैं आप चंडीगढ़ के, केरला में पढ़ने चले गए, कोई नहीं रोक सकता। चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, हैदराबाद पढ़ने चले गए, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको कहीं पे भी रहने का हक है। लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि आप जंगलों में जाके अपना घर बना लें, भाई वो आपकी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, और अगर आपकी लाइफ के ऊपर वहां पे रहने से थ्रेट है तो आपको कभी भी वहां पे रहने के लिए अलाउ नहीं करा जाएगा। नेक्स्ट आ गया पी से आ गया प्रोफेशन प्रैक्टिस। विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया आप किसी भी तरह के प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रोफेशन मतलब अब अगर मैं अपनी स्टडी के बेस पे जाऊं तो ये है कि मेरे को मतलब थ्रू आउट द डे, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक मेरे को हॉस्पिटल के अंदर रहना है, पेशेंट्स को देखना है, बट मेरे अंदर अगर स्किल हैं कि मैं टीच करना चाहती हूँ, मेरा पैशन है कि मैंने टीच करना है, और मुझे ये लगता है कि मैं उतना हूँ कि उतनी नॉलेज मतलब थोड़ी सी भगवान ने दे रखी है, जो नॉलेज मैं लोगों तक प्रीच करना चाहती हूँ, तो मैं अपनी नॉलेज को, अगर मेरे अंदर स्किल्स हैं तो मैं अपनी नॉलेज को प्रीच कर सकती हूँ। तो ये क्या मेरा प्रोफेशन हो गया। तो ये हो गया क्या, प्रोफेशन प्रैक्टिस। तो हमने यही बात करी कि आर्टिकल 19 जो है वो आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सस्पेंड। कब, एक्सटर्नल इमरजेंसी के दौरान, बट अगर इंटरनल इमरजेंसी है तो कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। आई थिंक सारी बातें आपको क्लियर होंगी। अब आ गया हमारे पास कि अगर आपने लगानी है नेशनल इमरजेंसी, तो नेशनल इमरजेंसी में अगर जब ओरिजिन हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उस टाइम पे वर्ड थे यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस। ध्यान रखना है कौन सा वर्ड था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये वर्ड्स मेंशन थे, ठीक है, ग्राउंड्स में। बट 44th अमेंडमेंट करी गई 1978 के अंदर। कौन सी अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट करी गई 1978 के अंदर। उससे इस इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह हमने उठा के वर्ड्स कौन से लगा दिए, आर्म रिबेलियन, हमने ये लगा दिया। समझ गए, चलो आगे आ जाओ। अब अगर लगानी है नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी अगर आप इंडिया के अंदर करना चाह रही हैं इंपोज, तो इसके लिए आपको मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी फ्रॉम बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एज वेल राज्यसभा। मतलब लोकसभा भी उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करे, राज्यसभा भी उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करे। ये हो गया इसका मीनिंग। अब बात ये है कि इसके बाद ये जाएगा आपका प्रेसिडेंट के पास लेटर कि हमें इमरजेंसी लगानी है। प्रेसिडेंट विद इन 1 मंथ, प्रेसिडेंट के पास सिर्फ 1 मंथ है, उस 1 मंथ के अंदर अंदर प्रेसिडेंट इस लेटर के ऊपर साइन कर दें। अगर साइन कर देते हैं तो भारत के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, इंपोज कर दिया जाएगा किसको, नेशनल इमरजेंसी को अंडर आर्टिकल 352। मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आप लोगों को है। हमने फटाफट से वाइंड अप करते हैं इस चीज को। हमने बोला कि इमरजेंसी के 3 ग्राउंड्स हैं, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबेलियन। बट जो आर्म रेबेलियन है ये स्टार्टिंग से नहीं था, ये बाद में आया। पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस। 1971 की जो वॉर लगी वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस के ऊपर थी। 1962, 1965 इंडो चाइनीज वॉर, इंडो पाक वॉर, दोनों के ग्राउंड्स वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन में से कौन सा था? आंसर एक्सटर्नल एग्रेशन था। नेक्स्ट आ गया नेशनल इमरजेंसी। अगर आपने प्रोक्लेम करना है, उसको इंपोज करनी है, तो किस आर्टिकल के अंडर होगा? 352। नेशनल इमरजेंसी के ड्यूरिंग क्या फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड होते हैं? आंसर यस, बट कंडीशन क्या है?
अगर वो आपकी एक्सटर्नल इमरजेंसी है अंडर आर्टिकल 352। और एक्सटर्नल इमरजेंसी सिर्फ दो ही ग्राउंड्स पे लगती है, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। उसमें आपका आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सस्पेंड। बट अगर इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस के ऊपर लगी है, मतलब आर्म रेबेलियन के बेस के ऊपर लगी है, तो आपका आर्टिकल 19 कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। आर्टिकल 19, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 19 के अंदर आपके कितने ग्राउंड्स हैं? तो आंसर हमारे पास 6 फ्रीडम दे रखी है, ग्राउंड्स नहीं फ्रीडम। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, ग्राउंड नहीं। आर्टिकल 19 के अंदर हमें कितनी फ्रीडम मिली है? 6 फ्रीडम मिली है। फॉर्मूला क्या पड़ा? CSEA, U मतलब यू, उसके बाद MRP, S and E स्टैंड फॉर स्पीच एंड एक्सप्रेशन। A से राइट टू असेंबल, कहीं पे इकट्ठा होने का हक। थर्ड आपका आ गया U, राइट टू मेक यूनियन और ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ आ गया राइट टू मूव विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिफ्थ आ गया राइट टू रिसाइड, मतलब कहीं पे भी रहने का हक है आपको। लास्ट आ गया प्रोफेशन प्रैक्टिस, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप उस प्रोफेशन को क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर्टिकल 19 कंप्लीटली आपको समझ आ गया। अब अगर आपने नेशनल इमरजेंसी लगानी है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो नेशनल इमरजेंसी के लगाने के लिए कौन सी मेजॉरिटी चलेगी? आंसर स्पेशल मेजॉरिटी। क्या वो लोकसभा की होगी या राज्यसभा की? आंसर फ्रॉम बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, और उसको पास करना है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू विद इन 1 मंथ यू हैव टू पास द नेशनल इमरजेंसी। और वो पास आपने करवाना कहां से है? आंसर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, सारी पिक्चर क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ गया स्टेट इमरजेंसी। अब स्टेट इमरजेंसी के अंदर हमने दो बातें याद रखनी है। स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 एज वेल 365। अब मेरे को ये बताओ, जब भी हम काउंटिंग करते हैं सबसे पहले 356 आएगा या 365 आएगा? पता है आपको? 356 आएगा। अब ABC आप बोलोगे तो ABCD, पहले C आएगा फिर D आएगा, है ना? चलो 356 के नीचे आप लिखें C, 365 के नीचे आप लिखें D, बस गेम ओवर। अब ध्यान क्या रखना है? इसी चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, रुको। हाँ, अब देखो, अगर गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, अगर उनको यह लगता है कि हमारे स्टेट के अंदर, फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश के गवर्नर को अगर यह लगता है कि हमारा हिमाचल अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं कर रहा, मतलब जो डायरेक्शंस, जो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखे हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता हमारा वो पर्टिकुलर स्टेट, उस गवर्नर को अगर ऐसा लगता है तो वो इसकी रिपोर्ट करते हैं किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 356 वहां पे क्या लगवा देंगे? स्टेट इमरजेंसी, या फिर इसी को हमने क्या बोला है? प्रेसिडेंट रूल। अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी वर्क नहीं कर रहा वो पर्टिकुलर स्टेट। क्लियर? अब आ जाओ, इधर के लिए क्या लिखा हुआ है? डी। तो डी से अब हम नई चीज ढूंढेंगे। डी से हो गया डायरेक्शंस। अगर उस स्टेट के गवर्नर को लगता है कि मेरा वो पर्टिकुलर स्टेट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वो स्टेट वर्क नहीं कर रहा, डायरेक्शंस गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वो पर्टिकुलर स्टेट काम नहीं कर रहा, तो अंडर आर्टिकल 365 लग जाएगा। या तो स्टेट इमरजेंसी बोल दें या फिर इसी को आप प्रेसिडेंट रूल बोल दें। डन? क्लियर है? बात समझ आ गई? अब ऐसी इमरजेंसी अगर आपने लगानी है ये वाली, तो इसे आपको पास करना होगा। पास करने के लिए कितने मंथ्स हैं? 2 मंथ्स। और नेशनल इमरजेंसी को पास करने के लिए कितने मंथ बताए? 1 मंथ। इसको पास करने के लिए कितने मंथ बताए? 2 मंथ्स बताए। अच्छा, और मेजॉरिटी नेशनल इमरजेंसी को पास करने के लिए मेजॉरिटी फ्रॉम बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कौन सा? स्पेशल। इसको पास करने के लिए मेजॉरिटी कौन सी? सिंपल। डन? आगे बढ़े, नेक्स्ट आ जाओ। थर्ड आ गया अब हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल
360। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिस टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए भारत के अंदर, जो आज तक कभी नहीं आए, ना आज तक भारत के अंदर कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है और ना ही शायद से इन फ्यूचर भगवान लगवाएंगे, तो आर्टिकल 360 के अंदर लगाई जाती है। इसको पास करने के लिए भी फ्रॉम बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट 2 मंथ्स मिलते हैं। इसको पास करने के लिए मेजॉरिटी कौन सी चाहिए आपको? आंसर सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। और फाइनेंशियल इमरजेंसी के ड्यूरिंग किसी टाइप का कोई भी मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं करा जाता। डन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे तीनों इमरजेंसी को लेकर। अब जो न्यूज के अंदर बातें हैं, अब हम वहां से क्वेश्चन करेंगे डिराइव, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट सारा समझ आ चुका है। अब आपको पूरा टॉपिक जल्दी जल्दी से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम देखें क्या है न्यूज आर्टिकल के अंदर। यूनियन कैबिनेट ने पास करा एक ऐसा प्रस्ताव, एक ऐसा रेजोल्यूशन ऑन द ऑब्जर्वेंस ऑफ 50 years सिंस द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। अब इसके अंदर नेशनल इमरजेंसी was declared on June 25th, 1975 under Article 352 Constitution citing threats from the internal disturbance। तो मैंने आपको बोला ही था कि बेटा जो 1971 के अंदर, क्योंकि वो 1975 से 77 का टाइम पीरियड ऐसा था जहां पे बोला कि भाई इंटरनल डिस्टर्बेंस है, ये है वो है, ऐसा वैसा, वो इस चीज की वजह से हुआ था। तो कहने का मतलब है किस बेस के ऊपर लगाई गई थी? 1975 टू 1977, समझ गए? किस बेस के ऊपर? इंटरनल डिस्टर्बेंस के ऊपर। इससे पहले भी 2 इंस्टेंस ऐसे हो चुके जहां पे प्रोक्लेम करा गया था नेशनल इमरजेंसी को। कब? 1962 के अंदर, और दूसरा कौन सा है? 1971 के अंदर। अब जो मैंने आपको समझाया, कौन सी बात हमने करी? 1962, और दूसरी बात हमने कौन सी करी है? 1965। चलो हाँ जी, तो क्या बात करी हमने? यहाँ पे पार्ट की बात करी हमने, जो कंडीशंस करी हैं उसमें हमने क्या बोला? 1962 इंडो चाइनीज वॉर हमने ये करी। अब 1965 इंडो पाक वॉर, ये जो बेटा 1965 हमने लिखा ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आएगा 1971 इंडो पाक वॉर। अब ये जो 1962 का जो सीन है, ये आपको सीन 1965 के अंदर भी देखने को मिलेगा, सेम वही इंडो चाइनीज वॉर। इसका जो डिस्प्यूट है वो आपको यहां भी देखने को मिलेगा। तो 1971 के अंदर कौन सा? इंडो पाक वॉर। और 1975 यहां पे 1975 के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या? जो इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात हुई है। तो 1975 से 1977 तक ये डिस्प्यूट चला। अब ये जो 62 to 65 ये वाला जो गेम है, ये भी हमारा इंडो चाइनीज वॉर, इसके मैंने आपको ग्राउंड्स बता दिए। सेम वही चीज यहाँ पे न्यूज के अंदर बोली गई है क्या? कि भाई जो आपका है, क्या चीज है जो आपकी, हाँ, 2 इंस्टेंस ऐसे हो चुके हैं जहां पे नेशनल इमरजेंसी बताई गई है 1962 के अंदर। किस बेस के ऊपर? इंडो चाइनीज वॉर। उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो हुई है वो 1971 के अंदर। नो डाउट 1962 के बाद 1965 के अंदर भी इंडो चाइनीज वॉर के ही सिम्टम्स हमें देखने को मिले हैं। उसके बाद नेशनल इमरजेंसी क्या है? अब ये भी हमारा न्यूज के अंदर है। देखो तो नेशनल जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वो हमें प्रोवाइड करता है कितने टाइप की इमरजेंसी? 3 टाइप की इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। तीनों हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। उसके बाद आ जाओ प्रोक्लेमेशन, proclaimed by the president if he or she believes that security of India or any part is threatened by war, external aggression or armed rebellion। तो कहने का मतलब है प्रेसिडेंट इमरजेंसी को प्रोक्लेम तब कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि अभी वॉर स्टार्ट नहीं हुई है बट उसके चांसेस हैं कि वॉर स्टार्ट हो जाएगी। तो इस बेस के ऊपर प्रेसिडेंट जो हैं वो इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अगली बात क्या बोली? आर्म्ड रिबेलियन जो है was added by, ऑलरेडी हम कर चुके हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1978 के अंदर आया, रिप्लेसिंग द अर्लियर ग्राउंड ऑफ किसका? इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो ओरिजिन जब हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो हमने क्या बोला? हाँ, तो जब ओरिजिन हुआ उसमें वर्ड क्या आया? इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्या वर्ड आया? इंटरनल डिस्टर्बेंस। और उसके बाद उसको रिप्लेस करा गया 44th अमेंडमेंट 1978 के अंदर। किससे रिप्लेस करा गया? जो आर्म रिबेलियन है इसको हमने ऐड ऑन कर दिया। तो स्टार्टिंग में क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस था, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद पार्लियामेंट्री अप्रूवल,
हमने बोला कि जो प्रोक्लेमेशन है ये बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट से विद इन 1 मंथ ऑफ इसका जब से वो इशू हुई है, एंड इफ अप्रूव्ड इमरजेंसी कंटिन्यू सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीने के बाद आफ्टर एवरी 6 मंथ्स आपको उसको पास करवाना पड़ेगा। किसको? नेशनल इमरजेंसी को, और वो आगे 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 बढ़ती जाएगी। और अगर उसको पास करवाना है नेशनल इमरजेंसी को तो कितने हाउस से पास होनी चाहिए? बोथ हाउस से पास होनी चाहिए। और कितने मंथ के अंदर पास होनी चाहिए? 1 मंथ के अंदर पास होनी चाहिए। हम कर चुके। नेक्स्ट आ गया हमारे पास रेजोल्यूशन जो कि अप्रूव कर रहे हैं इमरजेंसी को, इमरजेंसी की कंटिन्यूएशन को, उसमें रिक्वायर्ड है कौन सी मेजॉरिटी? स्पेशल मेजॉरिटी। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जो नेशनल इमरजेंसी है उस नेशनल इमरजेंसी को हमें कौन सी मेजॉरिटी से पास करना है? आंसर स्पेशल मेजॉरिटी से, और वो भी बोथ हाउस से। और ये चीज हमें बोली गई है किससे? सेफ गार्ड इसमें ऐड करेगी अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि ऐड कब हुआ था? 1978 के अंदर। अब इंपैक्ट क्या आ रहा है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर? तो अंडर आर्टिकल 358 स्टेट जो है वो सस्पेंड कर सकता है प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 19। अंडर आर्टिकल 19 जो है मैं आपको बता चुकी, अंडर आर्टिकल 19 हमें कितनी फ्रीडम मिल रही है? 6 फ्रीडम्स मिल रही हैं हमें। क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने? CUMRP, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, A असेंबल, U यूनियन, M मूव, R रिसाइड, P प्रोफेशन प्रैक्टिस। उसके बाद आर्टिकल 359 ये अलाउ कर रहा है स्टेट को टू सस्पेंड एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कॉन्फर्ड बाय पार्ट 3 के अंदर। तो पार्ट 3 को हमने क्या बोल के आए हम लोग? मैग्ना कार्टा। और एक्सेप्ट आर्टिकल 20 and 21 a safeguard added by 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 जो हैं ये कभी भी सस्पेंड नहीं होते। आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है वो कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। पिक्चर क्लियर? अब आप बोलो कि आर्टिकल 20 क्या है? प्रोटेक्शन दे रखी है यहां पे। आर्टिकल 21 के अंदर क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 20 के अंदर प्रोटेक्शन दे रखी है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो ये प्रोटेक्शन दे रखी है, बट आर्टिकल 20 की ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। जब आप कभी कॉन्स्टिट्यूशन करोगे तो वहां पे इसका डिटेल आपको समझा दिया जाएगा। आर्टिकल 21 को याद रखना है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उससे डील करता है ये। नेक्स्ट आ गया अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ड्यूरिंग 1975 की जो इमरजेंसी हुई, ठीक है। 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया उससे बार करा गया कोर्ट को फ्रॉम क्वेश्चनिंग द प्रेसिडेंट्स डिसीजन टू डिक्लेयर इमरजेंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एक्सक्लूड करा गया इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी। इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो सकती, जुडिशियल कांट-छांट इसमें नहीं हो सकती। नेक्स्ट आ जाओ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंक्रीज कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को, इंक्रीज करा गया लोकसभा की टर्म को। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट का लेजिस्लेचर है, उस स्टेट के लेजिस्लेचर की जो पावर्स हैं उसको एक्सटेंड कर दिया गया। बार करा गया जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको बार करा गया। तो कहने का मतलब है सारी अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट हैं। जब कभी भी अगर न्यूज में आर्टिकल आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, ठीक है, तो नो डाउट हम उस टाइम पे डिटेल में इसको पढ़ लेंगे। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा पूरे का पूरा जो भी इसका डिटेल होगा अमेंडमेंट्स का, और वहां पे हम विद फॉर्मूला चल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, तो डायरेक्ट हमें इसको लर्न करना है कौन कौन सी अमेंडमेंट। 38th अमेंडमेंट, 39th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी 42nd अमेंडमेंट जो हुई कब थी? 1976 के अंदर। और इसी अमेंडमेंट को हम नाम देते हैं बेटा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जो हमने इमरजेंसी में बाय मिस्टेक मैंने आपको 1965 का वो रेशो बता दिया, 1962 के बाद 1965 का, उस रेशो को ठीक कर लें, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर सुबह से पढ़ा रहा है और दिमाग में
हो गया, मेरी गलती है, मैंने मतलब बाय वो स्किप ही होगी एकदम से वो चीज़। तो 1962, 1971, 1975, 75 to 77 का ये जो इमरजेंसी थी, इस इमरजेंसी को ब्लैक इमरजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी वाली इमरजेंसी? 1975 वाली। कौन सी इमरजेंसी के नाम से? ब्लैक इमरजेंसी के नाम से। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अब हमारा जो न्यूज आर्टिकल है वो हमारा क्या है? साहित्य अकेडमी, ये युवा पुरस्कार मिले हैं, साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार, जो कि इंडिया का नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स माना जाता है। इसने अनाउंस करे हैं युवा पुरस्कार। किसने? साहित्य अकेडमी ने। साहित्य अकेडमी जो कि इंडिया का नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स है, इसने अनाउंस करे हैं युवा पुरस्कार 23 राइटर्स को, और बाल साहित्य पुरस्कार 24 ऑथर्स को, 24 इंडियन लैंग्वेज के अंदर। कौन से साल के लिए? 2025 के लिए। तो ध्यान रखने वाली बातें, 3 बातें यहाँ पे, 23 राइटर्स, और जो बाल साहित्य है, बाल साहित्य के लिए 24 ऑथर्स और 24 इंडियन लैंग्वेज के अंदर। ये 3 बातें आपने ध्यान रखनी है। अब साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार और साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार, ये चीजें हैं क्या? तो सबसे पहले साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार ये क्या है? इंस्टीट्यूट करा गया बेटा 2011 के अंदर। एनुअल अवार्ड है, क्वेश्चन नंबर 2। समझ गए कैसा है? एनुअल अवार्ड है। उसके बाद जो रिकॉग्नाइज करता है यंग इंडियन राइटर्स को जिनकी एज 35 और बिलो हो, और वो भी उनकी ओरिजिनल लिटरेरी वर्क के अंदर, और कितनी इंडियन लैंग्वेज के अंदर? यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज की बात नहीं हो रही। अगर यहाँ पे इंडियन लैंग्वेज की बात हो रही है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज की बात होएगी तो बेटा वहां पे लैंग्वेज हो जाएंगी 22। इस बात का ध्यान रखना है। अगर इंडियन लैंग्वेज की बात हो रही है यहाँ पे तो ये 24 की बात हो रही है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड लैंग्वेज के आगे जुड़ गया तो समझ जाओ फिर 22 लैंग्वेज जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्नाइज्ड हैं। डन। अच्छा, अब आ गया और इसको रिकग्नाइज 24 इंडियन लैंग्वेज जिसमें इंक्लूड है इंग्लिश, रिकग्नाइज्ड बाय द साहित्य अकेडमी। अवार्ड के अंदर कंपोनेंट्स क्या हैं? तो पहले तो इतना कैश प्राइज है जी, ये ध्यान रखना है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? वर्क जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए, क्रिएटिव और क्रिटिकल काम किया होना चाहिए, पब्लिश्ड विद इन द लास्ट 5 ईयर एंड एट लीस्ट 49 पेजेस लॉन्ग। वो जो पूरे का पूरा लिटरेरी वर्क है ये उसकी बात हो रही है। कितने पेजेस लॉन्ग? 49 पेजेस लॉन्ग। अब आप इसको बोलें कि इसको पढ़ना पड़ेगा, हाँ जी इसको पढ़ना पड़ेगा। क्या इसको लर्न करने का कोई और तरीका है? जी नहीं। अगर होता तो मैं आपको बता देती, बाकी आपका दिमाग अगर काम करता है तो आप इसको उस तरीके से लर्न कर सकते हैं। अब ये जो अवार्ड है पर ऑथर पर लैंग्वेज, पर लैंग्वेज एक ऑथर को डिसाइड करा जाता है कि इस लैंग्वेज में, तभी तो हमने ये बोला ना कितनी लैंग्वेज है? 24 इंडियन लैंग्वेज में 24 ऑथर्स को दिया गया। कौन सा पुरस्कार? बाल साहित्य, ठीक है, ये वाला पुरस्कार। अच्छा, आगे आ जाओ। अब ये साहित्य अकादमी ये है क्या? ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1952 के अंदर, और इसकी इनॉग्रेशन हुई 1954 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, कब इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई? 1954 में, और इसे इनॉग्रेशन इसका कब हुआ? 1954 के अंदर, जिसमें प्रमोशन किया जा रहा है लिटरेचर का इन द लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंडिया की लैंग्वेज के अंदर लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, युवा पुरस्कार दिए जाते हैं। और ये रजिस्टर्ड हुआ एज अ सोसाइटी इन 1956 अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया? आंसर 1860 में आया। और अगर हम इसकी हेडक्वार्टर की बात करें, हेड ऑफिस की बात करें, तो वो कहाँ है? दिल्ली। और जो रीजनल ऑफिस हैं वो आपके कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई और अगरतला, वहां पे हैं। फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस को सिर्फ आपने गो थ्रू करना है। हो सकता है कि इसके ऊपर आपको पूरे का पूरा पैसेज देखने को मिल जाए, तो वहां पे आपने फंक्शंस को एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लेना है, ज्यादा डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो ये सारे आपके फंक्शंस हैं, इसको मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है, आप इसको अपने आप से पढ़ेंगे। ये बात ध्यान रखनी है कि ये सेकेंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द ज्ञानपीठ अवार्ड। अब इसको कोई भी जननपीठ अवार्ड नहीं पड़ेगा, ये जननपीठ नहीं है, इसको क्या बोला जाता है? ज्ञानपीठ अवार्ड बोला जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारा अगला मिशन
और आपको पता ही है शुक्ला साहब जो हैं वो आजकल इसी के अंदर हैं आपके, शुभांशु आपको पता ही है। तो अब बात हम करेंगे उन्हीं की। तो एक्सियम 4 मिशन, एक्सियम 4 मिशन जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, मतलब ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, क्या वहां पे कोई घर बना हुआ है? नहीं। जिस टाइम पे राकेश शर्मा, इससे पहले एक और पर्सनालिटी थी राकेश शर्मा, जब वो गए इंडिया की तरफ से, तो किसी तरह का कोई भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऐसा, मतलब कुछ रुकने की वहां पे कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं थी। तो वो गए और जाके वापस आ गए। उनका वो जो कैप्सूल था जिसके अंदर वो बंद होके गए थे, वो कैप्सूल ही वापस आ गया। लेकिन जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये एक तरह का ऐसा फ्लैट है जो फ्लैट गोल 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 ऊपर धरती के साथ साथ एज अ सैटेलाइट की तरह घूमता है। ये इस तरह से है। तो वो जो ऊपर फ्लैट बना हुआ है जिसमें ये लोग रह रहे हैं 14 डेज के लिए, इस मिशन के अंदर वो रहेंगे, वो जो फ्लैट बना हुआ है जिसको हम ISS का नाम दे रहे हैं, तो वो फ्लैट वहां पे क्या मतलब बनाया है इन्होंने? फ्लैट क्या मतलब उसके अंदर ऐसे है कि 2 BHK 3 BHK? नहीं। उस फ्लैट के अंदर देखो आपको बेडरूम भी मिलेंगे। उस फ्लैट के अंदर वो जो ISS का मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसके अंदर जिम भी है, उसके अंदर बेडरूम भी हैं, उसके अंदर किचन भी है, उसके अंदर वॉशरूम टॉयलेट्स ये भी बने हुए हैं। तो ये जो ऊपर बनाया गया है एक स्टेशन रुकने के लिए, वो जो 14 दिन ये पूरे का पूरा मिशन जो चलेगा, लोग वहाँ पे रिजाइड करेंगे, अलग अलग कंट्री के जो गए हुए हैं 14 दिन वहाँ पे रुकेंगे, तो उनको ये सारी फैसिलिटी वहाँ पे मिल रही है। तो अब आपने देखा भी ये सारी चीज़ें हैंगिंग में वहाँ पे लटक रही हैं, कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर झूल रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस तरह से ISS ये चीज़ है। तो एक्सियम 4 मिशन जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च करा गया है। मिशन जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है टेक्सास बेस्ड स्टार्टअप है ये एक्सियम स्पेस का। पार्टनरशिप है इसकी किसके साथ? स्पेस एक्स के साथ। ये याद रखना है, किसके साथ? स्पेस एक्स के साथ इसकी पार्टनरशिप है। इट इज नासा's 4th ऑल प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन। तो नासा का 4th ऑल प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है टू द कहां पे? ISS के लिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। क्रू जो है इसके अंदर, जो क्रू मेंबर्स हैं वो कौन कौन है? USA है, इंडिया है, पोलैंड है और हंगरी है। इसको याद रखना है। तो कौन कौन से हो गए? USA, इंडिया, पोलैंड और हंगरी। कैसे याद रख सकते हैं? एक है लड़की जो गई हुई है इनके साथ, उसका नाम है पीहू। समझ गए? पीहू है जो गई हुई है इनके साथ। तो P से हो गया पोलैंड, I से हो गया इंडिया, H से हो गया हंगरी और U से हो गया USA। तो आपने ऐसे याद रख लेना कि इन लोगों के साथ एक लड़की, छोटी सी बच्ची गई हुई है, जिस बच्ची का नाम क्या है? पीहू। तो पीहू जो गई हुई है वो पीहू पोलैंड, इंडिया, हंगरी और USA। डन। अच्छा, 4 बातें हमने यहाँ पे पढ़ी बेटा। एक्सियम 4 मिशन, ISS क्या है? मैंने आपको बोला कि एक तरह का ये जो स्पेस स्टेशन है, यहाँ पे वॉशरूम भी मिलेंगे आपको, जिम भी है वहाँ पे लोगों के लिए बनाई हुई है। तो ये जो ऊपर एक तरह की सैटेलाइट ही है, ये एक तरह से सैटेलाइट की तरह ही वर्क करता है ये फ्लैट जो बनाया गया है। तो ये फ्लैट क्या उधर ही बना के उधर ही जाके किसी चीज़ से बनाया गया? नहीं, एक तरह से मॉड्यूलर सिस्टम है ये सारे का सारा। जैसे सैटेलाइट भेजी जाती हैं उसी तरह से कुछ पार्ट पहले भेजा गया धरती से, फिर भेजा गया, तब जाके उसको ऑटोमेटिकली तरीके से अपना कंप्यूटराइज सिस्टम से उसको, जो हमारी टेक्नोलॉजी है साइंस एंड टेक, उसके बेस के ऊपर उसको जोड़ा गया, तब जाके वो पूरे का पूरा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तैयार हुआ। अब ये किसके साथ जॉइंट वेंचर है? स्पेस एक्स के साथ है। और नासा का 4th ऑल प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है। ये बात हो गई। जो इसमें क्रू मेंबर हैं वो आपने याद रखना, वो अपने साथ एक छोटी सी लड़की को लेके गए हैं, जिस लड़की का नाम क्या है? पीहू। क्या नाम है? पीहू। पोलैंड, इंडिया, H, हंगरी, USA, भूलना नहीं है। नेक्स्ट आ गया शुभांशु शुक्ला, इंडिया के 2nd नेशनल एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस में गए हैं सिंस 1984। तो 1984 में गए थे कौन? ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, राकेश शर्मा, लास्ट इंडियन टू गो टू द स्पेस व्हेन ही ट्रेवल्ड टू स्पेस इन 1984। तो इससे पहले कौन? अभी है शुभांशु। अब देखा जाए PQRS है ना। तो अब जो लड़का गया है उनका नाम क्या है? शुभांशु शुक्ला। इससे पहले कौन है आएगा? इससे पहले कौन है? R।
तो याद रखना है आर से कौन हो गए, राकेश शर्मा। समझ गए कब गए थे, 1984 के अंदर। शुभांशु कब गए हुए हैं, 2025 के अंदर। अब एग्जियम 4 मिशन जो है ये कोलैबोरेशन है एग्जियम स्पेस जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, और नासा मतलब इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो किस किस का कोलैबोरेशन हो गया बेटा, सबसे पहले जो कोलैबोरेशन है उसके अंदर आपका एग्जियम स्पेस समझ गए, और साथ साथ में हमारा आ गया नासा, फिर आ गया इसरो, और उसके बाद आ गया ESA। समझ गए कैसे लर्न करेंगे, कोलैबोरेशन किन किन का हो गया। ये कोलैबोरेशन इन्होंने नया करा है, ये जो कोलैबोरेशन है ना इन्होंने नया करा है। अब नया करा है, और किसी ने पूछा कि भाई कैसे करा है, कहते ऐसे करा है कि ऐसे गए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ऐसे ये भेजा, शुभांशु शुक्ला गए, अब उससे पहले राकेश शर्मा गए, तो कहते हैं ऐसे हमने कोलैबोरेट करा है, नया कोलैबोरेशन करा। और कैसे करा है, ऐसे करा है, ऐसा करा है। N से हो गया आपका नासा, I से हो गया इसरो, A से हो गया एग्जियम स्पेस, और ऐसा से हो गया यूरोपियन स्पेस एजेंसी। डन, होगी बातें खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। अब क्वेश्चन है इसी के बेस के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द एग्जियम 4 मिशन। एग्जियम 4 मिशन के बेस के ऊपर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आधे क्वेश्चन तो आपके यहां से कवर हो जाएंगे। पहला, इट इज द 4th प्राइवेट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय एग्जियम स्पेस टू द ISS। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? हाँ जी बिल्कुल, अभी तो हम पढ़ के आए हैं। इट इज द फर्स्ट टाइम एन इंडियन एस्ट्रोनॉट विल ट्रेवल टू द ISS। बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको बोला जिस टाइम पे राकेश शर्मा गए थे उस टाइम पे तो ISS वाली तो चीज ही नहीं थी। उस टाइम पे मैंने आपको बोला वो एक कैप्सूल वाला जो उनका जो था बनाया हुआ था, वो जो जिस तरह से सिस्टम उनको भेजने के लिए बनाया हुआ था उसकी शेप ना कैप्सूल जैसी थी। गए और आए, रुके नहीं। समझ आई बात? इस तरह से। नेक्स्ट, इट मतलब कई दिनों तक वहां पे रुके नहीं। इट विल कंडक्ट, तो कहने का मतलब स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई। फिर थर्ड, इट विल कंडक्ट रिसर्च ऑन tardigrades टू स्टडी देयर रेजिलियंस इन स्पेस, तो 110%। तो स्टेटमेंट कौन कौन सी हो गई? 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली। तो स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3 बिल्कुल राइट तो है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 1, 2 and 3 बिल्कुल राइट आंसर है। तो 1, 2, 3 एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एग्जियम 4 जो है वो 4th प्राइवेट मिशन है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं एग्जियम स्पेस का। कहां के लिए? ISS के लिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। शुभांशु शुक्ला फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट हुए जो कि विजिट जिन्होंने करा है कहां पे? ISS के लिए। एंड मिशन इंक्लूड्स रिसर्च ऑन टार्डिग्रेड्स, इसके ऊपर ये मिशन इसके ऊपर फोकस कर रहा है। अब विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजिंग द एग्जियम 4 मिशन? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? आंसर इसका ऑलरेडी आपको विजिबल हो ही चुका है, तो ऑलरेडी हम पढ़ के भी आ चुके हैं एग्जियम स्पेस। अब हम बोले कि ये क्या है भाई, इनके साथ तो कोलैबोरेशन हुआ है, तो नया कोलैबोरेशन हुआ है। कैसे हुआ है? ऐसा हुआ है कोलैबोरेशन, ऐसा। तो N नासा, I इसरो, A से एग्जियम स्पेस हो गया, और ऐसा मतलब आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो आंसर हमारा C हो गया इसका। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन, विच इज द इंडियन एस्ट्रोनॉट पार्टिसिपेटिंग इन द एग्जियम 4 मिशन? अभी तो पढ़ लिया हमने। क्या वो राकेश शर्मा है? नहीं जी, ये तो 1984 के अंदर गए थे भाई। ठीक है, टू गो इनटू स्पेस। और यहां पे तो बात किसकी हो रही है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात हो रही है। कल्पना चावला नो, सुनीता विलियम्स नो, शुभांशु शुक्ला राइट आंसर हो गया, शुभांशु शुक्ला। डन। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्जियम 4 मिशन? एग्जियम 4 मिशन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? तो सबसे पहले टू रीच मार्स, मंगल तक पहुंचना, टू
टू कंडक्ट रिसर्च इन माइक्रोग्रेविटी एंड एडवांस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। ओके, कंसिडर करा जा सकता है बिल्कुल। टू टेस्ट अ न्यू टाइप ऑफ रॉकेट इंजन, ना। टू एस्टैब्लिश अ परमानेंट लूनर बेस, क्या ये चीजें हैं? तो हम देखते हैं कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा वही है कि माइक्रो ग्रेविटी जो है उसको देखना और एडवांस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को हम कंडक्ट कर रहे हैं, उसके बेस के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं। ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। क्या? किस चीज का? माइक्रोग्रेविटी एंड एडवांस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के बेस के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एस्ट्रोनॉट्स आर पार्ट ऑफ द Axiom 4 मिशन क्रू। तो मैंने आपको करवा दिए लर्न, और हमने क्या बात बोली है? पीहू लड़की गई है ना यहाँ पे। तो देखो अब, क्या पोलैंड है? यस। क्या इंडिया है? यस। क्या हंगरी है? यस। क्या यूएसए है? यस। तो क्या स्टेटमेंट बन गया? 1 2 3 4। ढूंढो, ये तो 1 2 3 है, ये 2 3 4 है, 1 3 एंड 4 है, 1 2 3 एंड 4 है। तो कहने का मतलब क्या हो गया? फिर ऑप्शन डी हो गया। देखो आ गया हमें, ये भी हो गया क्वेश्चन। अब आज का लास्ट न्यूज आर्टिकल। अब लास्ट जो न्यूज आर्टिकल है वो हमारी क्या बात कर रहा है? देखो, हमने, अगर हम आज के टॉपिक के ऊपर जाएं तो आज वाला जो टॉपिक था हमारा, इसके अंदर जो हमने न्यूज में डाला हुआ था कि ये आर्टिकल्स आज हम पढ़ेंगे, वो आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? हाँ, तो सबसे टॉप पे चले जाएं हम। देखो, इमरजेंसी प्रोविजंस डन, टाइप्स ऑफ इमरजेंसी डन, इम्पैक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स डन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डन, साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार डन, एक्सियम 4 स्पेस मिशन डन, और लास्ट हमारा क्या आ गया? ईडीसी आ गया। अब हम इसी को देखेंगे, ईडीसी न्यूज में क्यों है तो छोटा सा टॉपिक, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो बेटा देखना तो पड़ेगा। ठीक है, चलो आ जाओ, ईडीसी पे चलते हैं हम। ईडीसी ईडीसी ईडीसी। बोर तो नहीं होते हो तुम क्लास में? हाँ, क्योंकि कुछ बच्चे बेचारे ऐसे हैं जिनको पढ़ाना मेरा समझ ही नहीं आ रहा, क्या करूं बेटा? जितनी मैं मतलब जान लगा सकती हूँ मैं अपनी तरफ से लगा रही हूँ, बट क्या करूँ, हर किसी को मैं सेटिस्फाई भी नहीं कर सकती। बहुत सी गलतियाँ मेरे में हैं, और नो डाउट बंदा अपनी गलतियों को सुधारता ही है। ठीक है, जैसे आज मैंने पढ़ाते पढ़ाते कितनी बड़ी गलती कर दी। 1962 1965 बताई जा रही हूँ, बताओ दिमाग कहाँ है ना, बताना 1971 था। तो नो डाउट गलतियाँ हो जाती हैं, बंदे से होती हैं, हम गलतियाँ करने के लिए बने हैं। बट बात वो है, अब अपनी मिस्टेक्स को सुधार लें तो शायद से वो बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो बस वही है कि जितनी कोशिश हो सकती है। एक स्टूडेंट ने बोला था कि मैम पूरा लेक्चर इंग्लिश में। बेटा क्लास के अंदर ना देखो, हमारे पास हर तरह का स्टूडेंट है, इंग्लिश वाला भी, हिंदी वाला भी, पंजाबी वाला भी। तो हम कोशिश तकरीबन मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर हम क्लास में, मैं पढ़ा रही हूँ, अगर मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ तो मेरा मतलब रहता यही है सिस्टम कि देखो, इंग्लिश वाले को कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो हिंदी इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा, वो पंजाबी भी इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा। बट जो बेचारा हिंदी वाला है ना, उसके लिए इंग्लिश अंडरस्टैंड करना भूल जाओ। इंग्लिश वाले को दिक्कत नहीं आएगी, हिंदी वाले को दिक्कत आती है, इसलिए थोड़ा सा ही आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इस चीज में। ठीक है, अच्छा, तो ईडीसी क्या है? एंडोक्राइन डिस्टरप्टिंग केमिकल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉक्सिक चीज है। तो एंडोक्राइन डिस्टरप्टिंग केमिकल्स, लेटेस्ट न्यूज क्या है? अब ये जो हमारे ओशंस हैं, क्लॉगिंग हो रही है लैंडफिल्स के अंदर, प्लास्टिक जो हैं, आपको पता है ये प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक का बहुत शोर पड़ा हुआ है भाई, बहुत शोर पड़ा हुआ, बॉडी को खराब भी कर रहा है। तो उसके बेस के ऊपर ये हमारी न्यूज है। मैं न्यूज नहीं पढ़ रही हूँ कि न्यूज के अंदर क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम है क्या, हम ये देख रहे हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये बनता है किससे? ग्लैंड से। अब अगर हम बात करें हमारी स्किन, ये बेटा हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, सॉरी लार्जेस्ट ऑर्गन। अगर आपको पूछा गया बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो क्या है, आंसर स्किन हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है। अगर पूछा ईयर, क्या ये ईयर हमारी बॉडी को बैलेंस करता है, तो आंसर यस। और ईयर हमारा क्या होता है? बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन आंसर स्किन, लार्ज जो हमारा ईयर है, हमारा कान है, वो कैसा ऑर्गन है? बैलेंसिंग ऑर्गन है हमारा ईयर। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये बनता है किससे? ग्लैंड से। तो जैसे हमारा लिवर हो गया,
ये हमारा ग्लैंड है। हमारा पेनक्रियाज, ये भी हमारा ग्लैंड है, दैट मेक्स हॉर्मोन्स। तो ये हमारे लिए क्या करते हैं, हॉर्मोन्स बनाते हैं। हॉर्मोन्स आर द बॉडीज केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन जो होते हैं वो बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, मतलब कोई भी मैसेज हमारी बॉडी को अगर दिया जा रहा है वो थ्रू द हार्मोन्स ही मिलता है। समझ गए? नेक्स्ट आ जाओ। अब ये अगर मैसेंजर्स हैं तो श्योर है कि ये इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगे एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द वन सेट ऑफ सेल टू द अनदर। एक जगह से बॉडी के, अब देखो पाँव है मेरा, मान लो इस जगह इस टाइम पे पाँव में कोई छोटी सी नेल थी वो मेरे लग गई, कोई कील थी नीचे पड़ी हुई वो मेरे पाँव में लग गई। मैं आपको पढ़ा रही हूँ बट मेरा ध्यान नहीं था उधर, तो एकदम से जैसे वो मेरे को कील लगी तो मैंने एकदम से ऐसे पाँव उठाया। कहने का मतलब क्या है, केमिकल मैसेंजर्स, ये हमारा इसके थ्रू हो रहा है। ठीक है, बॉडी को भूख लग रही है तो यहाँ पे आपके नर्व सेल जो हैं, न्यूरॉन सेल जो हैं वो भी कंसिडर हो जाएंगे। बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग जिस टाइम पे बॉडी को जिस चीज़ की नीड है वो हमें हॉर्मोन्स बता रहे हैं। एक जगह से दूसरे सेल तक इंफॉर्मेशन को ये कैरी कर रही हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो इन्फ्लुएंस करता है हर एक सेल को, हर एक ऑर्गन को, और फंक्शन को ऑर्गेनाइज करता है, हमारी पूरी बॉडी के फंक्शन को ऑर्गेनाइज करता है। अब बात आई कि जो हमारा एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग केमिकल्स हैं ये नेचुरल भी हैं और कुछ मैन मेड केमिकल्स हैं जो कि बॉडी का नॉर्मल फंक्शन जो होता है ना, उस नॉर्मल फंक्शन, बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन है एंडोक्राइन सिस्टम के, उसको डिस्टर्ब कर रहा है। सिंस ईडीसीज कम फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज, तो ईडीसी मतलब जो आपके ये केमिकल्स हैं वो अलग अलग सोर्सेज से आते हैं और हर तरह से पीपल अलग अलग तरीके से इसका एक्सपोज लेते हैं, इंक्लूडिंग द, जिसमें एयर भी इंक्लूड हो रही है, जो सांस हम ले रहे हैं वो भी इंक्लूड हो रही है, जो खाना हम खा रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को क्या कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं। अब इससे प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब ये जो ईडीसीज हैं, एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग जो आपके केमिकल्स हैं, वो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, किसके थ्रू, स्किन के थ्रू। और मैंने बता दिया कि स्किन जो है वो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी कंसिडर होता है। तो सोचो अगर लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी के थ्रू ये बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं तो इट मींस एंडोक्राइन सिस्टम जो होगा, ये एंडोक्राइन सिस्टम तो डेफिनेटली इसके अंदर तो माल फंक्शनिंग इसकी होनी है, क्योंकि लार्जेस्ट ऑर्गन हमारी बॉडी का स्किन है। तो अब ईडीसी जो आपके एंडोक्राइन केमिकल्स हैं, ये डिस्टर्बिंग केमिकल्स हैं, वो बॉडी के अंदर हार्मोन अब क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, हमारे हार्मोन्स के काम के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। कुछ ईडीसी जो हैं वो हार्मोन मिमिक्स की तरह काम करते हैं। हार्मोन मिमिक्स का मतलब क्या होता है, जब मिमिक्री वाला सिस्टम चलता है हम उसको बोलते हैं, ठीक है, एंड ट्रिक आवर बॉडी इनटू थिंकिंग दैट दे आर हार्मोन्स। और बॉडी को यूं शो करते हैं, वो इस तरह से प्रिटेंड करते हैं कि हम बॉडी के हार्मोन्स हैं, मतलब वो झूठे हार्मोन्स की तरह अपने आप को प्रिटेंड करते हैं। कौन, जो ईडीसी हैं। तो सोचो बॉडी को कितना ज्यादा हार्मफुल इंपैक्ट दे सकते हैं। कुछ ईडीसी ऐसे होते हैं जो ब्लॉक कर देते हैं नेचुरल हार्मोन्स को फ्रॉम डूइंग देयर जॉब। नेचुरल हार्मोन को वो काम नहीं करने देते जो नेचुरल हार्मोन को करना है। आज की डेट में आप देखें कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स भी, कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन स्टूडेंट्स के अंदर हम ये देखेंगे कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट सफर कर रहे हैं गर्ल्स में से पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की अगर मैं बात कर रही हूं तो इट मींस अगर पीसीओडी है तो जो फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल है उनका वो प्रॉपर टाइम पे नहीं रहेगा, या तो आपकी जो यूट्रस है उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी, या जो आपके एग्स हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, या फिर इन फ्यूचर जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये सारी चीजें हमारी क्या हो रही हैं, इम्बैलेंस हो रही हैं। Other EDC can increase or decrease the level of hormones in our blood by affecting how they are made, broken down, stored in our body. Finally, other EDCs can change how sensitive our bodies are to different hormones. So कहने का मतलब है ये जो एंडोक्राइन को डिस्टर्ब करने वाले जो केमिकल्स हैं इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि हमारी आज की डेट में जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब को प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से। अब अप्रोक्सीमेटली 85,000 मैन मेड केमिकल्स हैं वर्ल्ड के अंदर और एटलीस्ट 1000 क्लासिफिकेबल हैं, जिनमें से 1000 को हमने ईडीसी केमिकल मान लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिस्फेनॉल ए। बिस्फेनॉल ए मतलब जिसका इन शॉर्ट नेम है बीपीए एंड phthalates are common example of EDC found in plastic। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो
तो प्लास्टिक के अंदर आपको बीपीए के साथ साथ क्या आपको मिल रहा है, थैलेट्स मिल रही हैं। इसको पैथैलेट्स नहीं बोलना है, थैलेट्स बोलना है, ठीक है। अब एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग जो डिस्टर्ब करने वाले जो केमिकल्स हैं, ये हम इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं। ऐसे केमिकल जो इंटरफेयर कर रहे हैं बॉडी के हार्मोनल सिस्टम को, उनको हम ईडीसीज बोलेंगे। सेकंड क्वेश्चन आ गया, ईडीसी एंटर करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो हमने देख लिया खाने के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू और स्किन के कांटेक्ट के थ्रू। विच सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज प्राइमरली अफेक्टेड बाय द ईडीसी? तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर आ रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी का ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम करता है। डन। नेक्स्ट आ गया, विच आर द कॉमन ईडीसी फाउंड इन प्लास्टिक? तो प्लास्टिक के अंदर जो कॉमन ईडीसी मिल रहे हैं, बिस्फिनॉल ए मतलब बीपीए और उसके साथ साथ थैलेट्स, ये कॉमन एग्जांपल है किसकी? ईडीसी की, जो हमें मिल रही हैं किसके अंदर? प्लास्टिक के अंदर। तो इसी के साथ बेटा हम करते हैं वाइंड अप आज का टॉपिक। होप सो कि आपको टॉपिक सारा समझ आ गया हो, कोशिश मैंने बहुत करी है। बाकी अब आगे भगवान की मर्जी कि किस तरह से आपको समझ आया टॉपिक या नहीं आया, जो भी है, ठीक है। तो जहां पे आपको लगा कि कुछ प्रॉब्लम है तो वो चीज़ आपने बता देनी है। अगर मेरी लैंग्वेज में दिक्कत आ रही है, स्पीड में दिक्कत आ रही है, किस तरह की कोई दिक्कत अगर आपको लग रही है, बिल्कुल आराम से बता देना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ गए? चलो रखो फिर अपना ध्यान। राधे राधे, गुड बाय।